वो 17 साल कम उम्र दोशीज़ा उस वक्त दुल्हन के लिबास में मलबूस जमान खानजादा के कमरे में मौजूद थी। इसका वजूद खौफ के मारे लर्ज रहा था, जबकि आंखों के सामने बार बार अंधेरा चा रहा था। वो उस वक्त शदीद बुखार में तप रही थी। उससे बैठना दुश्वार हो गया था। थोड़ी ही देर के बाद वो बेड से टेक लगाकर लेट गई। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किसी के मशवरे के बगैर किया था, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह से इंसाफ ले सके। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके फैसले के क्या नताइज निकलने वाले हैं। आज भी वो अपनी ताईजान से ये कहकर घर से निकली थी कि वो अपनी दोस्त के घर कंबाइंड स्टडी के लिए जा रही है। उसके एग्जाम्स होने वाले थे। अगर उसकी ताईजान या बाकी खानदान वालों को ये पता चल जाता कि उसने उनकी इजाजत के बगैर चुप कर निकाह कर लिया है, वो भी शहर के सबसे बड़े वकील से, तो उसके खानदान में एक तूफान खड़ा हो जाता। वो उसी तूफान से ही घबरा रही थी। उसने एक नजर घड़ी पर डाली। रात के 3 बज रहे थे, मगर अभी तक वकील साहब का कोई नामो निशान नहीं था। इतना तो उसे अंदाजा था कि इसका निकाह की भारी कीमत तो उसे हर हाल में ही चुकानी होगी, मगर इसके बावजूद वो कहीं न कहीं उससे रहम की उम्मीद रख रही थी। उसका इंतजार खत्म हो चुका था। कमरे का दरवाजा खुला और वो मजबूत कदम उठाता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म में इस कदर शदीद दर्द हो रहा था कि उसे संभलने का मौका ही न मिला। वो उसी तरह बेड से टेक लगाकर अपने शोहर को कमरे के अंदर दाखिल होते हुए देखती रही। मैंने तो सुना था कि मशरकी दुल्हनें बहुत शर्मीली होती है। वो उस पर तंज किए बगैर न रह सका। उसने शर्मिंदा होकर चेहरा झुका लिया। अब इसका क्या फायदा, मैं तो तुम्हारा हुस्न देख चुका हूँ, वो शरारती अंदाज में बोला। तो मिसेस जमान, आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो बहुत खुश लग रहा था, यूं जैसे उसे दुनिया जहान की सल्तनत मिल गई हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसने अपने माथे पर हाथ लगाते हुए बेचैनी से कहा। आज किसी भी तरह का कोई बहाना काम नहीं आने वाला। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आज तुम्हें मुझसे रिहाई नहीं मिलने वाली। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर एक झटके से अपनी जानिब खींचा। वो कटी हुई पतंग की तरह उसके सीने से जा लगी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। जमान खानजादा अपने आप को उसके दो आतिशी हुस्न में फना होता हुआ महसूस कर रहा था। आखिर को कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है? उसने उस खूबसूरत लड़की की बालों की लट को कान के पीछे अड़सते हुए कहा, प्लीज पीछे हो जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। आज ही दूरियां मिटाने का दिन है और तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर माई लेडी। ये कहकर वो उसके होंठों पर झुकने ही लगा था। उसने जल्दी से अपने होंठों पर हाथ रख दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हुई। जमान खानजादा का दिमाग गुस्से से गूंग गया था। उसने उसके कमर पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत कर ली। तकलीफ के मारे वो कराहने लगी, मुझे दर्द हो रहा है। जमान ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसकी आंखों में देखकर वो गड़ाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम खुद को समझती क्या हो? वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जमान को इस हद तक नाराज कर देगी। इससे पहले कि वो कोई सफाई देती, जमान ने उसे एक झटके से बिस्तर पर धक्का दिया। मत भूलो कि तुमने मेरे साथ सौदा किया है। तुम डील की वजह से मेरे निकाह में आई हो, वरना तुम जैसी लड़की की इतनी औकात नहीं है कि वो जमान खानजादा की बीवी बने। तुम्हें तो अपनी किस्मत पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये कहकर उसने बिट की तरफ इशारा किया। यहाँ आने के लिए लड़कियां तरसती है, मगर मैंने आज तक किसी की तरफ भी नजर उठाकर देखना गवारा नहीं किया। अगर तुम पर मैंने नजर करम किया है तो तुम्हें मेरा एहसान मन होना चाहिए। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो वक्ती तस्कीन हासिल करने के लिए अपनी इज्जत को नीलाम कर दे। उसने एक और बड़ी गलती कर दी थी। मोहतरमा, तुमसे निकाह किया है मैंने, बगैर निकाह के यहाँ पर नहीं लाया हूँ। ये भी तुम पर मेरा एहसान है, वरना बहुत आसानी से तुम्हें बगैर निकाह के भी हासिल कर लेता। मगर अब मुझे लगता है कि मुझे वही सब कुछ करना चाहिए था, क्योंकि तुम जैसी लड़की इस काबिल ही नहीं है। आप सारा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते कि आप हुस्न के पुजारी और जिस्म पर मरने वाले एक हवसी इंसान है, जिससे खुद पर कंट्रोल नहीं किया। वरना इस दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो बगैर किसी मतलब के हम जैसे बेबस लोगों की मदद करते हैं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी और उसके साथ ही जमान खानजादा का गुस्सा सातवीं आसमान को छूने लगा था। तो ठीक है मेरी जान, जो कुछ तुमने मुझे कहा है, अब मैं तुम्हें इस सब का प्रैक्टिकल मुजाहरा करके दिखाता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसके दोनों हाथों को अपनी कैद में ले लिया। नूर ने खौफजदा होकर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर ये क्या, जमान खानजादा की गिरफ्त मजबूत नहीं थी। जैसे ही वो उसके होंठों पर झुका, उसके होंठों को कतरा कतरा पीने लगा। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकता था कि वो उस लड़की पर तशद्दुद नहीं कर सकता, और जब उस लड़की के पास जाता था
उसका गुस्सा भी हवा हो जाता था। उसने थोड़ा सा पीछे से रखने की कोशिश की तो जमान उस पर मजीद हावी हो गया। अब वो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर साया किए हुए था। उसके होंठों को चोलता वो उसकी कानों की लो को दांतों में दबाने लगा। इस बार वो तड़फ ही उठी थी। जमान ने एक सेकंड पीछे हटकर बहकी हुई नजरों से उसकी आंखों में देखा, जहां पर मिलन का खुमार उतरा हुआ था। फिलहाल सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि तुम मेरी दस्तरस में हो। तुम मुझे बेहद गुस्सा दिलाती हो, मगर तुम ही हो जो उस गुस्से को कम कर सकती हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर तशद्दुद ना करूं, तो खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहो। अगर तुमने मुझे खुश किया तो तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। वो धीमे लहजे में उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। आप मुझे छोड़ देंगे ना? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। फिलहाल मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बाद में तुम्हें बता दूंगा। मुझे डिस्टर्ब ना करो। उसके होंठों को चोलता वो उसके गालों को प्यार से काटने लगा था। उसकी आंखों को चूमने के बाद वो उसकी गर्दन पर झुक गया और जगह जगह निशान बनाने लगा। नूर का नाजुक खूबसूरत जवान बदन उसके बाजू में किसी बिन मछली की तरह तड़प रहा था। इस बार टूटकर जवानी बरसी थी। इस बात का अंदाजा जमान खानजादा को अच्छी तरह से हो गया था। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? गुर्बत के ही लम्हात में उसने बेसाख्ता नूर से सवाल किया। वो जोरों शोर से नफी में सर हिलाने लगी। ये सुनकर वो खिलकर मुस्कुरा दिया। तो फिर अब मुझसे मोहब्बत करना सीख जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी से नहीं निकालने वाला। अब तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगी। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि जमान उसके होंठों को एक बार फिर से अपनी कैद में ले चुका था। आप प्लीज ऐसा कुछ भी न कीजिएगा। अगर मेरी ताईजान को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। उसने ठूठे फूटे अल्फाज से जमान को अपनी बात समझाने की कोशिश की। तुम्हारी ताईजान को मैं अच्छी तरह से देख लूंगा। फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो। तुम्हारी नजर मुझसे नहीं हटनी चाहिए। उसने नूर को आंखों में देखने का कहा, मगर वो चंद सेकंड से ज्यादा न देख सकी। दोबारा से निगाहें चुरा गई। जमान उसकी इस अदा पर कुर्बान हो गया था। तुम्हें बहुत सी बातें समझाना चाहता हूँ। मुझे बदतमीजी करने वाली औरतें पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि औरत अपने मर्द की फरमानबरदार बनकर रहे। मर्दों से जो कुछ भी कहता है वो खामोशी से उसकी बात माने। मैं ये नहीं कहता कि वो उसकी अंधी पैरवी शुरू कर दे। अगर कोई बात उसे गलत लगती है तो वो अपना मौकिफ पेश कर सकती है, लेकिन मर्दों पर चीखती चिल्लाती और खुद को बरतर जाहिर करने वाली औरतों से मुझे शदीद नफरत है। दूसरी और अहम चीज मैं चाहता हूँ कि औरत मर्द की वफादार होकर रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने मर्द का हाथ कभी न छोड़े और ना ही अपने मर्द से कोई बात छुपाए। मुझे उम्मीद है कि तुम ये दोनों बातें अच्छी तरह से समझ जाओगी। ये कहकर उसने उसकी थोड़ी बुलंद की। प्यारी लड़की, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ। तुम किसी नाजुक सी गुड़िया जैसी हो जिसे मैं अपनी बाहों में संभाल कर रखना चाहता हूँ, मगर तुम हर बार की गलत बात करके मुझे तेज दिला देती हो। मैं ना चाहते हुए भी एक ऐसा इंसान बनने पर मजबूर कर देते हो जो मैं नहीं बनना चाहता। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर से वो उसके वजूद में खोने लगा था। उसने उसे जरा सा उठाया और उसके शर्ट के पेट में लगी जिप को खोलने लगा। शर्म के मारे नूर ने उसके हाथ पकड़ लिए, जिसे उसने बहुत ही आहिस्तगी से छुड़वाया। अब इन लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई फासला नहीं था। वो बार बार शर्म के मारे उसमें छुपने की कोशिश करती। अचानक ही जमान की नजर उसके कंधे पर मौजूद काले रंग के तिल पर पड़ी। उसने उस तिल को चूमना शुरू कर दिया। यही उसकी कमजोरी थी। इससे पहले कि वो उसकी टांगों को अपने कंट्रोल में लेता, वो तड़प कर नफी में सर हिलाने लगी। फिक्र मत करो, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। बात उसकी नहीं है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे छोटी छोटी बात पर रोती हुई लड़कियां पसंद नहीं है, और मैं कौन सा तुम्हारे साथ जबरदस्ती या ज्यादती कर रहा हूँ। निकाह किया है मैंने तुमसे, हक रखता हूं तुम पर। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो फिर से बोली, अब अगर दोबारा तुम्हारी कोई आवाज निकली तो कसम उठा कर कहता हूं तो मैं इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से जमीन पर फेंक दूंगा और फिर इल्जाम लगा दूंगा कि इस लड़की ने खुदकुशी की है। उसी वक्त ही इसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि उसके दोस्त की तरफ से कॉल आ रही थी। एक इमरजेंसी हो गई थी। उसे अभी और इसी वक्त वहां पर जाना था। अपने दोस्त को दिल ही दिल में उसने 16-17 गालियां निकाले। पहले उसकी बीवी और अब उसका दोस्त। उसकी सुहाग रात मेरे रूड़े अटका रहा था। रोना बंद करो। उसके कहने के बावजूद भी वो चुप नहीं हुई थी। वो ठंडी सांस लेता हुआ उठा
और अपनी शर्ट पहनने लगा। उठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। आप मेरा केस नहीं लड़ेंगे। उसे अपने केस की फिक्र होने लगी थी, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। बेवकूफ लड़की, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। चलो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं नहीं जा सकती। ताईजान और मोहल्ले वाले मुझसे हजारों सवाल करेंगे। उसका खुमार उड़ चुका था, अब उसे अपने घर वालों की फिक्र होने लगी थी। एक तो तुम मिडिल क्लास लोगों के मसले भी हजार होते हैं। वो बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आप बार बार मुझे ये कहकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ये ले मोहतरमा, मेरे हाथ देके, मुझसे गलती हो गई है। दरअसल क्या है ना कि आज शादी की पहली रात थी। सोचा था कि बीवी से इजहार मोहब्बत करूंगा, उसके साथ अच्छा वक्त गुजारूंगा और इस रात को यादगार बनाऊंगा। मगर पहले बीवी ने आते साथ ही लड़ाई शुरू कर दी और मेरा मूड खराब हुआ। जब सब कुछ सेट होने लगा तो बीवी को अचानक ही वो कॉन्ट्रैक्ट याद आ गया, और अब जब एक बार फिर से मैं बीवी को मनाने में कामयाब हो गया तो मेरी दोस्त की तरफ से कॉल आ गई। मैं जानता हूं कि ये सारा कसूर मेरा है और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। वो जले हुए अंदाज में बात कर रहा था, जबकि वो शर्मिंदगी से अपना सर झुका गई। क्या उम्र बताई थी तुमने? वो उस पर एक नजर डालते हुए बोला, 17 साल। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त है। अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो। इस 1 साल के बाद मैं तुमसे किसी भी किस्म का एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। मगर आपने ये निकाह सिर्फ 6 महीने के लिए किया था। मोहतरमा, आप मुझे एक बात बताएं, निकाह किस लिए किया जाता है? एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए? मुझे क्या पता। तो ठीक है, आज घर जाकर अपनी किसी बड़ी बाजी से इस बारे में पूछना कि निकाह का क्या मकसद होता है। हो सकता है कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई बात पड़ जाए और मेरी जिंदगी आसान हो जाए। आप इस वक्त मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, तुम्हें सुबह 9 बजे लेने के लिए आ जाऊंगा। तब तक तुम यहीं पर ही रुको, साथ ही किचन मौजूद है। अगर तुम्हें भूख लगे तो अपने लिए कुछ भी बना लेना, सारा सामान भी वहीं पर पड़ा हुआ है। कुछ भी हो जाए, तुमने इस कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। वो उसे नसीहत करता हुआ तेजी से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो उठी और अपने बिखरे हुए वजूद को समेटने लगी। सबसे पहले उसने जमान खानजादा साहब की अलमारी खोली और वहां से एक ढीली ढाली पैंट शर्ट निकाली। उसने एक नजर खुद को शीशे में देखा। वो उस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। उसके गाल अभी भी शर्म की वजह से लाल थे। उफ, शुक्र है बच गई, उसने अपने गालों को तपकते हुए कहा। जमान खानजादा, जिसने अपने कमरे में कैमरा लगाया हुआ था और अब गाड़ी में बैठा लैपटॉप खोले उसकी हरकतें मुलाहिजा फरमा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर था, जो उसने अपने खानदान की सबसे कामयाब और खूबसूरत लड़की को छोड़कर एक कम उम्र और गरीब खानदान की सादा सी लड़की को अपने निकाह में लिया था। वो जानता था कि अगर इस बारे में उसके खानदान को पता चल गया तो वहां पर एक बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। उसके बाबा एक बहुत बड़े जागीरदार थे और अपने इलाके के सरदार थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी सरदारी संभाले, मगर जमान खानजादा को वकालत का शौक था। वो इंसाफ का परचम हर तरफ लहराना चाहता था और मासूम लोगों की मदद करके उन्हें मुआशरे में बराबर का मकाम दिलाना चाहता था। जहां तक उस छोटी सी लड़की का सवाल था तो अनजाने में उसका दिल फिसल गया था और अब वो लड़की उसे अपने दिल के बेतहाशा करीब महसूस हो रही थी। वो उसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें मैं कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगा, प्यारी लड़की। वो उसकी वीडियो पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे लहजे में बोला और फिर लैपटॉप बंद करके खिड़की से बाहर देखने लगा। सुबह जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही ताईजान खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। वो सर झुकाकर उनके करीब से निकलने ही लगी थी कि आवाज पर रुक गई। आ गई हो आवारागर्दी करके? वो बुरी तरह से बुखला गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसके दिल में चोर हो वो बहुत ही आसानी से पकड़ा जाता है, मगर ताईजान ने उसकी हालत पर तवज्जो नहीं दी थी। वो मैं स्टडी करने के लिए गई थी। भाई, अब हमें क्या पता कि स्टडी करने के लिए जाती हो या फिर कुछ और। क्या हो गया है अम्मी, क्यों परेशान कर रही है इसे? उसी वक्त ही शहरियार शहर में आया और उसकी साइड लेने लगा। जिसके पास शहरियार जैसा वकील हो उससे हम कहाँ कुछ कह सकते हैं। अम्मी, ऐसी बात नहीं है, आप हमेशा ही इसे परेशान करते रहते हैं। तुम अंदर जाओ। उसने नूर को अंदर जाने का इशारा किया और उसकी सफाई पेश करने लगा। बेहतर यही है कि तुम उसके मामलात से दूर हो और जवेरिया के बारे में सोचो। मैंने तुम्हारी खालाजान से बात करने का फैसला किया है। अगले ही हफ्ते में उनके घर जाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगी। अम्मी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं कसम उठाकर कहता हूँ मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने अगर शादी की तो अपनी मर्जी से करूंगा। बेटा जी, आपकी मर्जी से भी मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, मगर ये भी आपको बता देती हूँ
कि अगर वो लड़की इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप मुझे बताएं कि आपको उस लड़की से मसला ही क्या है। मुझे उस लड़की से मसला नहीं है बल्कि मसाइल है। मुझे उससे शदीद नफरत है। उसे देखती हूं तो मेरा दिमाग गुस्से से घूमने लगता है। उसकी माँ की वजह से मैं इतना अरसा अपने ससुराल में जलील होती रही। मेरी सास उस औरत की वजह से मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती थी, और अब तुम चाहते हो कि मैं उसी लड़की को अपने घर बहू बनाकर ले आऊं और सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखकर अपने आप को तकलीफ पहुंचाती रहूं। तो बेटा जी, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। शहरियार ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। मेरे लिए भी उसे छोड़ना आसान नहीं है। अगर आप उसे कबूल कर लेगी तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना फिर मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मजबूत लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता वो तेजी से घर की चारदीवारी पार कर गया। नूर, जो कि अपने कमरे में खड़ी उन दोनों माँ बेटे की बातें सुन रही थी, वो वही जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक बात का तो उसे अंदाजा था कि शहरियार उसे बेतहाशा पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, मगर वो अपनी ताईजान से खौफजदा थी और अब तो उसने जमान खानजादा से निकाह कर लिया था। तो इन हालात में वो कैसे ये सब कुछ हैंडल करती, यही सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल। शाम 6 बजे का वक्त था। वो अपने कमरे में बैठी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी जब इसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसने फौरन से कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बार फिर से इसका मोबाइल बजने लगा। उसने कोफ्त से मोबाइल उठाया। कौन है? उसने काटदार लहजे में पूछा। क्या आपकी तरफ सलाम करने का रिवाज नहीं है? जानी पहचानी आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए इसका हाथ लरसा था। उसने एक नजर दरवाजे पर डाली जो कि खुला हुआ था। तेजी से उठी और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मोहतरमा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। किन सोचों में गुम हो गई हो आप? वो मुझे अंदाजा नहीं था, मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है। तो ठीक है, अब नंबर सेव कर लीजिए और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। अभी और इसी वक्त बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नूर को उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा था। मैं अभी बाहर नहीं आ सकती हूँ, घर में सब मौजूद है। वो मुझसे सवाल करेंगे। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताईजान अपनी बहन के घर गई हुई है। तुम्हारी तायाजान अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और जो तुम्हारा सो कॉल्ड कजन है वो भी अपने दोस्तों के साथ है। घर में सिर्फ तुम और तुम्हारे तायाजान मौजूद है। तुम्हारी कजन भी हॉस्टल वापस चली गई है। वो हैरान हो रही थी कि उसको उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। अब ये मत पूछना कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला। मैंने तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर रखी हुई है और तुम्हारी एक एक खबर मुझे पहुंचती रहती है। मेरी हर तरफ ही जासूस मौजूद है। तुम मेरी नजरों से छुपकर नहीं रह सकती। उसने काले रंग की चादर ओढ़ी और दबे पांव घर की दहलीज पार करके पिछली गली में चली गई जहां पर वो अपनी काले रंग की पराडों में मौजूद था। तुम कोई गुनाह तो नहीं कर रही जो इस तरह से छुप कर आ रही हो। तुमने मुझसे निकाह किया है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा शौहर। वो उसे देखकर शरारती अंदाज में बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। अगर निकाह किया है तो फिर ये कबूल भी कीजिए। सारी दुनिया के सामने इस बात का एतराफ कीजिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। न जाने उसके दिल में क्या आया, उसने ये बात बोल दी। चंद लम्हों के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। बहुत जल्द कबूल भी कर लूंगा। जिस दिन आप कबूल करेंगे उस दिन मैं डरना भी छोड़ दूंगी। मगर मेरी जान, आप तो कहती थी कि आप इस रिश्ते को मानते ही नहीं है और अब मुझ पर बीवी की सूरत में मुसल्लत होना चाह रही है। आपका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक ही रात में मुझसे मोहब्बत हो गई है? वो शरारती अंदाज में बोला। वो नफी में सर हिलाने लगी। मोहब्बत करना इतना आसान काम नहीं है और न ही इतनी जल्दी किसी से मोहब्बत हो सकती है। मैं चेहरे देखकर किसी को पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लोगों की सूरतें अट्रैक्ट नहीं करती है। मुझे जब भी कोई पसंद आता है तो अपनी फितरत की बेस पर आता है। वो सादगी से अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अचानक ही वो उसकी तरफ झुका तो वो खौफ से पीछे की तरफ हटी और अपनी आंखें बंद कर ली। जमान ने मुस्कुराते हुए उसका सीट बेल्ट बंद किया। आंखें खोलो, काम हो चुका है। तौबा, तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। जो कुछ आपने मेरे साथ किया है इसके बाद आप पर यकीन करना बनता नहीं है। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। अभी तो तुमने कुछ करने की इजाजत ही नहीं दी। जब करूंगा तब तुमसे पूछूंगा कि बताए मोहतरमा क्या हालात है। तुम्हारी ताई तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुमसे नफरत करती है और खार खाती है। इसके बावजूद तुम क्यों वहां पर रह रही हो? वो घर छोड़ क्यों नहीं देती हो? मेरे पास आपकी तरह 5-6 बंगले नहीं है जो मैं किसी में भी जाकर शिफ्ट हो जाऊंगी। मेरे पास इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। अब्बा का जो घर का वो तायाजान काफी अरसा पहले ही सेल कर चुके हैं। मैं और अम्मी अब्बा की वफात के बाद ताईजान के घर रहने लगे थे। अम्मी की जो जमा पूंजी थी
वो भी उन्होंने ताईजान के घर पर ही लगा दी। अब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उससे अपना खर्च उठाती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास ये अंगूठी है, अम्मी की आखिरी निशानी है। उसने अपने हाथ में लगी अंगूठी पर हाथ फेरते हुए कहा। एक बात का अंदाजा जमान खानजादा को हो चुका था कि वो दिल की साफ थी। वो खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करती थी और यही चीज जमान के दिल को छुई थी। अब मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम्हारा सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। तुम अपनी ताईजान से बात करो कि तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हो। वैसे भी तुम्हारा कॉलेज यहाँ से काफी फासले पर है। तायाजान कभी भी उसके लिए राजी नहीं होंगे। मैंने तुम्हें ताईजान से नहीं बल्कि ताईजान से बात करने के लिए कहा है। वो तो वैसे भी तुम्हें अपने घर से निकालना चाहती। देखना कैसे राजी होती है। तुम बस घर जाकर उनसे बात करना और 2 दिन ही के बाद मुझसे मिलने के लिए मेरे फ्लैट पर आ जाना। उसके साथ ही मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। अभी और इसी वक्त अपना अकाउंट नंबर मुझे भेजो। उसने खामोशी से अपना अकाउंट नंबर जमान खानजादा को नोट करवाया। वो अगले ही लम्हे 50 लाख की रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। इतनी बड़ी रकम एक साथ देकर इसका मुंह कुला का कुला रह गया। आप मुझ पर इतने एहसानात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। आपने तो मुझसे सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए निकाह किया था। आप अपना मतलब पूरा करके मेरा केस लड़कर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? अपने मशवरे अपने पास रखो और जरा समझदार बनने की जरूरत भी नहीं है। हमेशा समझदार बनने के चक्कर में तुम अगले इंसान को गुस्सा दिला देती हो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बातें सुनकर कितनी मुश्किल से मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करता हूँ। अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई और लड़की बेटी होती तो कब का उसे गाड़ी से धक्के देकर निकाल चुका होता। जमान ने देखा कि वो फिर से किसी गहरी सोच में डूब चुकी थी। अब ये मत सोचने बैठे जाना कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और भी लड़कियां हैं। कसम उठाकर कहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत हो। तुमसे पहले एक बात करते करते वो खामोश हो गया। वो सवालिया नजरों से जमान खानजादा की तरफ देखने लगी। कुछ भी नहीं, फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। चलो अभी तुम्हें एक बहुत मजे की डिश खिलाता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही ये रेस्टोरेंट ट्राई किया था। वो उसे लेकर इस्लामाबाद के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। बहुत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। वो दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। जो भी उनके करीब से गुजरता बेसाख्ता उनकी तारीफें करता। जमान की नजर अचानक ही उसके कपड़ों पर पड़ी। वो सादा सेलान के सूट में मलबूस थी और उसके ऊपर काली सी चादर, मगर इसके बावजूद भी वो बहुत हसीन लग रही थी। अब घर चलते हैं, काफी टाइम हो गया है, उसने परेशानी से कहा। इससे पहले तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाऊं। वो उसे लेकर सेंटोरस मॉल में दाखिल हुआ। यहाँ पर वो एक बार पहले भी आ चुकी थी, मगर जब भी आती थी विंडो शॉपिंग ही करती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह इन चमकती दमकती दुकानों में मौजूद कीमती लिबास को खरीद सके। उसके बरक्स जब वो वहां पर औरतों को बगैर टेक देके कपड़े खरीदते हुए देखती थी तो ठंडी आहें भरती थी। आज उसकी किस्मत भी बदल चुकी थी। वो जिस ड्रेस को देखती थी जमान वही पैक करवाना शुरू कर देता था। अब इसने निगाहें झुकाकर चलना शुरू कर दिया था। ये देखकर वो खिलकर मुस्कुरा दिया। तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो ले सकती हो और ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए दस्तयाब है। मैं ये सब कुछ अपने घर के ऐसे लेकर जाऊंगी, सब लोग मुझसे सवाल करेंगे और अगर शहरियार को पता चल गया तो वो तो कयामत खड़ी कर देगा। तुम्हें मेरे अलावा किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक तुम्हारे उस कजन शहरियार की सवाल है तो उसका भी मैं बंदोबस्त कर ही लूंगा। उसने वो सारे शॉपिंग बैग्स उसकी गाड़ी में रखे और खुद खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो गई। घर पहुंचने के बाद उसने जमान को मैसेज किया कि वो खैरियत से पहुंच गई है। उसके साथ ही वो वहां से चला गया। शुक्र था कि घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लाउंज के अंदर दाखिल हुई सामने ही शहरियार बेचैनी से चक्कर काट रहा था। मुझे पता चला है कि इन दिनों तुम कोर्ट के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रही हो और तुमने किसी वकील से भी अपने केस के बारे में बात की थी। शहरियार ने उसे आड़े हाथों लिया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे लग रहा था कि शहरियार को उसकी हकीकत के बारे में पता चल गया है। खामोश क्यों हो गई हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि जब तक तुम अपनी माँ का बदला नहीं लोगी तब तक तुम चैन से नहीं बैठोगी। क्या तुम मजीद 1 साल इंतजार नहीं कर सकती हो? मैंने पहले भी 2 साल इंतजार करके देखा है, मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तुमने मुझसे जो वादा किया था वो वादा तुमने पूरा नहीं किया। अब जो कुछ करना है मैंने खुद ही करना है। तुम्हारे पास है ही क्या? न तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम उन वकीलों की फीस अफोर्ड कर सको। ये बात अलग है कि तुम उन्हें कुछ और देने के लिए राजी हो जाओ। न चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो गया था। नूर की आंखों में आंसू छा गए।
शहरयार को अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ये कहकर उसने उसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर वो अपना हाथ छुड़ाती भागती हुई अपने कमरे में चली गई। इसमें रोने की तो कोई बात नहीं थी। शहरयार बात तो ठीक ठीक कर रहा था। उसने भी तो यही किया था, अपनी माँ का केस लड़ने के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर दिया था। शहरयार ने उसे बताया था कि ये अमीर वकील किसी एक के नहीं होते हैं, लड़कियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका केस लड़ते हैं और फिर जब दिल भर जाता है तो उन्हें छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो उनका केस जीत भी नहीं पाते और लड़कियां अपनी इज्जत गंवा कर बैठ जाती है। अगर जमान ने वाकई उसे इस्तेमाल कर लिया और फिर उसे अपनी इज्जत ना बनाया, ये सोच ही उसे अंदर से खाई जा रही थी। उसने खुद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर इसके बावजूद भी वो उसके प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। वो ना चाहते हुए भी उस इंसान को सोचने लगी थी जिसे उसकी जिंदगी में आए हुए अभी सिर्फ चंद दिन ही गुजरे थे। नूर, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। शहरयार ने दरवाजा बजाया तो वो चौंक गई, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। फिलहाल मैं किसी भी मिलने की पोजीशन में नहीं हूँ। अगले ही दिन उसने ताईजान से हॉस्टल जाने की बात की और उन्हें कहा इसका सारा खर्चा उसकी खाला जान अदा कर रही है। उसने अपनी खाला को एतमाद में लिया था। दरअसल वो भी एक बेवा औरत थी जिनके 3 बच्चे थे। वो उनकी जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल से उठा रही थी। उसने 10 लाख की रकम अपनी खाला के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और उन्हें सारी हकीकत से आगाह कर दिया। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। उन्होंने नूर को बहुत डांटा भी था कि वो इंसान तुम्हें छोड़ जाएगा, वो कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। तुमने केस के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मगर उसने अपनी खाला जान को झूठी तसल्लियां देकर खामोश करवा दिया। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। वो हॉस्टल शिफ्ट हो चुकी थी। जमान खानजादा उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी छोटी सी छोटी जरूरत को पूरा करता था, लेकिन जब भी वो उसे केस के बारे में पूछती थी तो वो बात टाल जाता था। यूं लगता था जैसे वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता और यही चीज उसे तकलीफ पहुंच जाती थी। एक दिन वो हॉस्टल में बैठी अपना काम कर रही थी जब उसकी रूममेट उसके पास आई। यार, मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम शहर के इतने बड़े वकील जमान खानजादा की बीवी हो। उसने अपनी प्रोफाइल पे तो अपने आप को सिंगल शो किया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसकी खुफिया बीवी हो? दरअसल वो कुछ दिन पहले ही उसकी दोस्त बनी थी और नूर की आदत थी कि वो अपनी सहेलियों को अपनी हर बात बता देती थी। इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि वो लड़की जमान को पहचान चुकी थी। कल ही वो उससे मिलने के लिए आया था। तब वो लड़की भी मीटिंग रूम के आसपास ही मौजूद थी। यार, मुझे बताओ तो सही कि तुम उससे कैसे मिली थी और तुमने कैसे उससे निकाह किया? शमा पुरजोश अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। उसके जहन में माजी के वाकयात घूमने लगे। उसकी माँ की वफात को 1 साल गुजर चुका था। शहरयार उससे वादा करता था कि वो उनको मारने वालों से बदला लेगा, मगर अभी तक उसने कोई भी खातिर ख्वाह काम नहीं किया था। अब वो सबसे तंग आ चुकी थी। एक दिन जब वो कॉलेज गई तो उसे उसकी दोस्त ने बताया कि कोर्ट में बहुत से ऐसे वकील भी मौजूद होते हैं जो बगैर पैसे लिए गरीब लोगों की मदद कर देते हैं। उसने एक वकील जमान शाह का नाम बताया था जो उसका कजन था। वो उसी से मिलने के लिए वहां पर गई, मगर नाम कंफ्यूजन में मिसअप हो गया। वो जमान शाह के बजाय जमान खानजादा के ऑफिस में दाखिल हो गई। वो जो अपने काम में मसरूफ था और मुख्तलिफ फाइल्स को देख रहा था। कल ही उसने एक और केस भी लड़ना था। जब उसने एक कम उम्र खूबसूरत लड़की को अपने ऑफिस में दाखिल होते हुए देखा तो हैरान रह गया। उसकी रोई हुई आंखें अपने अंदर बहुत गहरी दास्तान लिए हुए थी। उसे उन आंखों में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। प्लीज सर, मेरी मदद कर दे। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आई हूँ। मुझे जवेरिया ने भेजा है। दरअसल मेरी माँ का केस काफी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो केस कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उसने मुझे बताया है कि आप मेरा केस लड़ेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। न तो वो किसी जवेरिया को जानता था और न ही वो उसके खानदान से वाकिफ था। बस वो खामोशी से बेटा उसके लबों को हिलता हुआ देख रहा था। आप जानती भी है कि मेरी फीस करोड़ों में है। जब वो बोला तो उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा गई। जवेरिया ने तो उसे बताया था कि वो मुफ्त में उसका काम कर देगा। बेसाख्ता उसने अपनी उंगलियों पर लगी वो अंगूठी उतारी और उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा, मेरे पास इस अंगूठी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये भी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये अंगूठी अपने पास रखो। मैं एक शर्त पर तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम 1 महीने के लिए मुझसे निकाह करोगी। ये सुनकर उसके गाल शर्म और गुस्से की वजह से लाल हो गए थे। उसने वो अंगूठी उठाई और तन फन करती हुई उस ऑफिस से बाहर निकल गई। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे, जबकि जमान खानजादा पुरसकून अंदाज में टेक लगाकर बैठ गया था, यूं जैसे उसे पता था कि वो लौटकर जरूर आएगी। वो उसके ऑफिस के बाहर खड़े हुए लोगों की बातें सुनकर रुक गई जो जमान खानजादा की तारीफें कर रही थी
اور اپنے کیس کے جیتنے پوزیشن بنا رہے تھے۔ تب اسے پتا چلا تھا کہ یہ انسان جس کیس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کیس جیت لیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اسے ہر حال میں انصاف چاہیے تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انصاف لینے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گی۔ وہ ایک بار پھر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس بار وہ غلطی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ زمان خان زادہ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ مجھے پتا تھا محترمہ کہ آپ ضرور آئیں گی، کیونکہ میری کشش ہر کسی کو میری جانب کھینچ ہلاتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک غرور تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مان تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ نکاح 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نکاح صرف کاغذی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہے جنہیں ہر حال میں ماننا پڑتا ہے۔ وہ چھوٹی کم عمر 17 سالہ لڑکی یہی سمجھ رہی تھی کہ ایک کاغذی کارروائی کے بعد وہ انسان اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر نکاح کے وقت جب اس نے اسے اپنے ساتھ اپنی حویلی چلنے کے لیے کہا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر زمان خان زادہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ محترمہ، آپ کو شو پیس بنا کر اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا۔ نکاح کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہے جنہیں آپ کو بھی ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اس دن وہ اپنی تائی جان کو بتا کر آئی تھی کہ وہ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کی بچت ہو گئی۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ان دونوں کا تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب ہسپتال گئی تو ملنے والی خبر کو سن کر اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ امید سے تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور زمان کو کال ملائی، مگر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پوری رات وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی اور روتی رہی تھی۔ اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے مگر زمان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ اس کے آفس میں بھی اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئی تھی مگر وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھا۔ سب لوگوں کی باتیں سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ انسان اس کو دھوکہ دے کر جا چکا تھا۔ نہ تو اس نے اس کا کیس لڑا تھا اور نہ ہی اپنا کیا ہوا وعدہ سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ زمان نے اس کو اس بات کا یقین بھی دلایا تھا کہ میں سب لوگوں سے تمہارے لیے لڑ جاؤں گا اور اپنے خاندان کے سامنے تمہارے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں گا، مگر آخر میں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے پیسوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر خالہ کے سمجھانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان پیسوں کو استعمال میں لانے لگی، اور یہ اس انسان کا آخری احسان تھا جو اس نے نور پر کیا تھا، ورنہ اگر وہ یوں ہی اسے بے یار اور مددگار چھوڑ دیتا تو وہ کب کی اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتی۔ اب وہ ہاسٹل چھوڑ کر اپنی خالہ جان کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی پریگننسی کی خبر چھپی نہیں رہ سکی اور آہستہ آہستہ سب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ جب تائی جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کی کردار کشی کرنے لگی۔ شہریار نے بھی اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، مگر اب اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کا دل پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا اس دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ بالکل زمان پر گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے پوٹ پوٹ کر روتی رہی۔ خالہ جان اپنی بھانجی کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی۔ بیٹا، تم نے اپنا کیا حال بنا دیا ہے؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ میرزادوں پر یقین نہیں کرنا۔ یہ میرزادے شریف اور خوبصورت لڑکیوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھو اس نے بھی تمہیں کیسے چھوڑ دیا۔ مزید 4 سال گزر گئے۔ وہ اپنی 3 سالہ بیٹی کو لیے شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ دراصل اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی رکھے ہوئے پیسوں کو استعمال کر کے ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا تھا جو کہ بہت جلد ترقی کرنے لگا تھا اور اب ایک وسیع پیمانے پر پھیل گیا تھا۔ وہ ایک دکان سے باہر نکلی ہوئی تھی کہ اس کا ٹکراؤ کسی شخص سے ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ زمان تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے بازو میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے بھاگ گئی۔ زمان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا مگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ زمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ایک رات کا اس لڑکی کو اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دراصل ایک دن اسے امریکہ کی طرف سے کال وصول ہوئی تھی۔ اس کا بزنس خطرے میں تھا۔ وہ اسی کو دیکھنے کے لیے وہاں پر گیا تو ایک کیس میں اس نے 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دوران اس نے اپنی بیوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ ہاسٹل بھی چھوڑ چکی تھی اور اس نے جس دوست کے ذریعے یہ ذمہ داری لگائی تھی اس دوست نے بھی زمان کو دھوکہ دیا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ پاکستان واپس آیا تھا اور اسی کو ہی تلاش کر رہا تھا جب وہ اسے ایک شاپنگ مال میں دکھائی دی۔ جہاں تک اس کی ماں کے کیس کا سوال تھا، وہ ایک دن اپنی ماں کے ساتھ بازار سے واپس آ رہی تھی جب ایک گاڑی اس کی ماں کو ٹکر مار کر بھاگ گئی۔ اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا امیر انسان تھا۔ زمان خان زادہ نے اس کے خلاف کیس لڑا اور اسے 14 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اس دن وہ خبر بھی اسے سنانا چاہتا تھا مگر اسے موقع ہی نہ مل سکا۔ شاپنگ مال میں دیکھنے کے بعد اس نے اپنے کچھ گارڈز کو اس کے پیچھے لگایا
तो पता चला कि वो अपनी खाला जान के घर में रह रही है। वो उससे मिलने के लिए गया मगर नूर ने साफ इनकार कर दिया। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसकी बेटी ने जब उसे देखा तो भागती हुई उसके पास चली गई। उसके साथ ही जमान को अंदाजा हो चुका था कि नूर ने उसकी तस्वीर उनकी बेटी को दिखा रखी है। तकरीबन 2 साल तक वो इस घर के पीछे चक्कर काटता रहा। वो एक लम्हे के लिए भी हिम्मत नहीं हारा था। उसे यकीन था कि नूर का दिल मोम हो ही जाएगा और फिर खाला जान के समझाने पर नूर ने उसकी बात सुनने का फैसला किया। जब उसे सारी हकीकत का इल्म हुआ तो उसको दिल से अफसोस हो रहा था, मगर उसकी शिकायत अपनी जगह पर थी कि तुम किसी तरह से मुझसे राब्ता करने की कोशिश तो करते। तुम्हें नहीं पता कि ये साल मैंने किस कदर तकलीफ में गुजारी। एक एक लम्हा कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ। वो उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए प्यार भरे लहजे में बोला, वादा करता हूं कि तुम्हारा उन सारे आंसुओं का मदावा करूंगा और तुम्हारी सारी तकालीफ खत्म कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक मौका दो। वो अपने घर में उसके लिए बात कर चुका था। इस बार अपने बाबा जान की मुखालफत के बावजूद वो उसे बहू बनाकर उस हवेली में ले आया। उसकी बेटी को देखकर सब लोग ही नूर और महविश को अपनाने के लिए राजी हो गए थे। आजमाइश का वक्त खत्म हो चुका था। अब सिर्फ खुशियां ही उन लोगों की मुंतजिर थी।